नमस्कार। आज हम यूरोप के इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो सुनने में तो पुरानी लगती है, पर जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर है। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब देश या राष्ट्र का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। बिल्कुल, आज तो हम नक्शे पर जर्मनी, इटली, फ्रांस की साफ सुथरी लकीरें देखते हैं, पर तब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। सोचिए 18वीं सदी के मध्य का यूरोप। ये एक पैचवर्क क्विल्ट की तरह था। पैचवर्क क्विल्ट। हाँ, मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग टुकड़े, सब एक साथ सिले हुए। आज के जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश तो थे ही नहीं। तो फिर क्या था? ये सब तो बस सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों, साम्राज्यों और रजवाड़ों में बटे हुए थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद हैब्सबर्ग साम्राज्य था, है ना, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर राज करता था। बिल्कुल सही। हैब्सबर्ग साम्राज्य को देखिए, उसमें उसमें अल्पाइन रीजन्स के लोग थे, बोहेमिया की एरिस्टोक्रेसी थी जो जर्मन बोलती थी। अच्छा। लोम्बार्डी और वेनिशिया के लोग इटालियन बोलते थे। हंगरी के आधे लोग मागियार बोलते थे। तो बाकी आधी आबादी वो अलग अलग बोलियां बोलती थी। मतलब एक ही राजा के नीचे इतने अलग अलग लोग जिनकी न भाषा एक न कल्चर एक। जी। तो फिर उन्हें क्या चीज जोड़ती थी? क्या चीज उन्हें एक साम्राज्य का हिस्सा बनाती थी? बस एक चीज, सम्राट के प्रति वफादारी। सिर्फ राजा के प्रति वफादारी? हाँ। उनकी पहचान किसी देश से नहीं बल्कि अपने राजा या सम्राट से थी। वो ऑस्ट्रियन या हंगेरियन नहीं थे, वो हैब्सबर्ग सम्राट की प्रजा थे। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि ये राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट का विचार, ये नेशनल आइडेंटिटी की भावना आखिर पैदा कैसे हुई? बिल्कुल, ये बिखरे हुए टुकड़े जुड़कर एक राष्ट्र कैसे बने? चलिए इस कहानी को खोलते हैं। तो शुरू करते हैं उस समय के समाज से। पावर किसके हाथ में थी? मतलब कौन थे वो लोग जो सोशल लैडर में सबसे ऊपर थे? बिना किसी शक के ये थे जमींदार कुलीन वर्ग, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अच्छा। ये महाद्वीप का सबसे डोमिनेंट क्लास था। इनके पास शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां और गांवों में विशाल जमीनें होती थीं। और ये लोग आपस में एक तरह से जुड़े हुए भी थे, है ना? हाँ, एक अजीब तरह से। मतलब शादियों और रिश्तों से। हाँ, वो तो था ही, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी। ये लोग हाई सोसाइटी में फ्रेंच भाषा बोलते थे, भले ही वो वियना में रहते हों या सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये एक तरह से यूरोपियन थे, किसी एक देश के नहीं। बिल्कुल, इनके तौर तरीके, इनका रहन सहन सब एक जैसा था। लेकिन इनकी संख्या आबादी में बहुत कम थी। ज्यादातर लोग तो किसान थे। और फिर तस्वीर में एक नया खिलाड़ी आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। बिल्कुल, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जैसे जैसे शहरों में फैक्ट्रियां लगने लगीं, एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास यानी उद्योगपति, व्यापारी। उद्योगपति, व्यापारी और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील और शिक्षक। ये वो लोग थे जिनके पास जमीनें तो नहीं थीं, पर पैसा और शिक्षा थी। और सबसे जरूरी, इनके पास नए विचार थे। एकदम सही। और इन्हीं नए विचारों में से एक था उदारवादी राष्ट्रवाद या लिबरल नेशनलिज्म। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इस पूरी कहानी का दिल है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन के लिबर से आया है, जिसका मतलब है आजाद। आजाद। हाँ, तो इस नए मिडिल क्लास के लिए आजादी के दो खास मतलब थे, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। ओके, तो पहले राजनीतिक आजादी की बात करते हैं। इसका मतलब क्या था उनके लिए? क्या वो राजा को हटाना चाहते थे? देखिए, शुरू में हमेशा ऐसा नहीं था। उनके लिए राजनीतिक आजादी का मतलब था कानून के सामने सबकी बराबरी। अच्छा। वो चाहते थे कि तानाशाही और जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकार यानी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस खत्म हो। सरकार ऐसी हो जो लोगों की सहमति से बने। गवर्नमेंट बाय कंसेंट। जी। इसके लिए एक संविधान हो और संसद के जरिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चले। लेकिन यहाँ एक पेच है। जब वो सबकी बराबरी कहते थे, तो क्या उनका मतलब सच में सबसे था, जैसे महिलाओं से या गरीब मजदूरों से? नहीं, और यही इस दौर के लिबरलिज्म की सबसे बड़ी सीमा थी। अच्छा। बराबरी का मतलब यूनिवर्सल सफ्रेज यानी सबको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। क्रांतिकारी फ्रांस में भी वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। और महिलाओं और बिना संपत्ति वाले पुरुषों का क्या?
उन्हें तो राजनीति से पूरी तरह बाहर रखा गया था। मतलब ये एक तरह का एलीट क्लब ऑफ वोटर्स था। बिल्कुल। सिर्फ एक बहुत छोटे से दौर के लिए, जब जाकोबिन सत्ता में थे, तब सभी वयस्क पुरुषों को वोट का अधिकार मिला था। लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। नहीं, नेपोलियन के आते ही वो भी खत्म हो गया। उसने फिर से लिमिटेड सफरेज लागू कर दिया और महिलाओं को तो पिता और पति के अधीन एक माइनर का दर्जा दे दिया। तो राजनीतिक तौर पर ये आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों के लिए थी। जी। तो ये हुई राजनीतिक आज़ादी की बात। लेकिन आपने कहा कि इसका एक आर्थिक मतलब भी था। हाँ, और शायद उस नए मिडिल क्लास के लिए ज्यादा जरूरी था। सोचिए, आजादी सिर्फ संसद में नहीं, बाजार में भी चाहिए थी। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। बिल्कुल। वो चाहते थे कि राज्य जो सामान और पूंजी के आने जाने पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाता है, उन्हें खत्म करें। हमारे स्रोतों में इसका कोई मजेदार उदाहरण है जो इस मुश्किल को समझा सके? एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है जर्मन स्पीकिंग इलाकों का। 19वीं सदी की शुरुआत में ये 39 राज्यों का एक महासंघ था। 39 राज्य? हाँ, और हर राज्य की अपनी करेंसी, अपने वजन और नापतोल के तरीके थे। अब कल्पना कीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और 1833 में आपको हैम्बुर्ग से न्यूरमबर्ग अपना माल बेचने जाना है। ठीक है, तो रास्ते में क्या होगा? आपको 11 कस्टम बैरियर्स पार करने होंगे और हर बैरियर पर लगभग 5% की कस्टम ड्यूटी देनी होगी। हर बैरियर पर? हर बैरियर पे। मतलब आपका माल न्यूरमबर्ग पहुंचते पहुंचते 50-60% तो वैसे ही महंगा हो जाएगा। अरे बाप रे! और वो एल वाली बात तो और भी गजब है, जो कपड़ा नापने की इकाई थी। हाँ, वो तो पूछिए मत। ये एल वाली बात तो कमाल है। मतलब आज के जमाने में ऐसा हो कि दिल्ली में 1 मीटर कपड़ा 100 सेंटीमीटर का हो और नोएडा जाते ही वो 80 सेंटीमीटर का हो जाए। और गुड़गांव में 120 सेंटीमीटर का। हाँ, कोई व्यापार कैसे करेगा ऐसे में? फ्रैंकफर्ट में एक एल कपड़ा 54.7 सेंटीमीटर था, माइंस में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। हर शहर में हिसाब किताब ही अलग। ये तो व्यापारियों के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा होगा। इसीलिए 1834 में प्रशा की पहल पर एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया, जिसका नाम था ज़ोल्वोवेन। ज़ोल्फारेन। ज्यादातर जर्मन राज्यों ने इसे ज्वाइन कर लिया और इसने आते ही कमाल कर दिया। इसने सारे टैरिफ बैरियर्स खत्म कर दिए। अच्छा। और करेंसीज की संख्या 30 से ज्यादा से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ टैक्स कम कर देने से और व्यापार आसान बना देने से लोग अचानक खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा मानने लगे? ये बदलाव सिर्फ आर्थिक था या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह भी थी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि पहली बार लोगों की पहचान उनके राजा या धर्म से हटकर उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ रही थी। इसे ऐसे समझिए जैसे आज पूरे भारत में एक ही जीएसटी चलता है। अब सोचिए, अगर हर राज्य का अपना अलग टैक्स, अपनी अलग करेंसी और अलग वजन का किलो होता। अमेज़न और फ्लिपकार्ट तो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते। बिल्कुल। यूरोप में यही हाल था। ज़ोल्वरिन के बाद एक व्यापारी के लिए अब वो हैम्बर्ग का होने से ज्यादा एक जर्मन व्यापारी था, क्योंकि उसका माल बिना रोक-टोक बर्लिन तक जा सकता था। वाह! पैसा और व्यापार राष्ट्रवाद का अनचाहा इंजन बन गया। मतलब झंडे और राष्ट्रगान से पहले एक कॉमन मार्केट ने लोगों को जोड़ दिया। जी। तो एक तरफ ये उदारवादी और राष्ट्रवादी ताकतें उभर रही थी, लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन की हार हुई और यूरोप की राजनीति ने एक यू टर्न ले लिया। हाँ। एक नई सोच हावी हुई, जिसे कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवाद कहते हैं। जी। 1815 के बाद यूरोप की सरकारों पर रूढ़िवाद की भावना हावी हो गई। ये लोग मानते थे कि समाज और राज्य की पारंपरिक संस्थाएं, जैसे राजशाही, चर्च। हाँ, राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच और परिवार, इनको बचाकर रखना बहुत जरूरी है। ये एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन समाज में स्थिरता लाते हैं। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग अपनी जगह सही थे? आखिरकार फ्रांस की क्रांति ने कितनी उथल-पुथल और हिंसा मचाई थी। बिल्कुल। फिर नेपोलियन के युद्धों ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। शायद स्थिरता ही उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, भले ही वो तानाशाही से आए। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। वो स्थिरता ही चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि कैसी स्थिरता? रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में पूरी तरह वापस नहीं जाना चाहते थे। वो समझ चुके थे कि नेपोलियन ने जो प्रशासनिक बदलाव किए थे, जैसे एक आधुनिक सेना, एक कुशल नौकरशाही, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, हाँ, और एक गतिशील अर्थव्यवस्था, ये सब असल में राजशाही को और मजबूत बना सकते हैं। वो बदलाव चाहते थे, पर अपनी शर्तों पर, धीरे धीरे ऊपर से नीचे। और इसी सोच ने 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना को जन्म दिया। बिल्कुल। 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, वो 4 बड़ी शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो वियना में मिली।
और इस मीटिंग को होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। जी, और उनका एक ही मकसद था, नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे के साथ जो भी छेड़छाड़ की है उसे अंडू करना और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर स्थापित करना। तो उन्होंने किया क्या? नक्शे को फिर से कैसे बनाया? उन्होंने सबसे पहले तो फ्रांस में बर्बन राजवंश को फिर से गद्दी पर बिठा दिया, जिसे क्रांति में उखाड़ फेंका गया था। हाँ, फिर उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ राज्यों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी ताकि भविष्य में वो फिर से फैलने की कोशिश ना कर सके। जैसे उत्तर में किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स बनाया गया, दक्षिण में पीडमोंट को मजबूत किया गया। मतलब पूरी कोशिश की गई कि क्रांति का जिन वापस बोतल में बंद कर दिया जाए। हाँ, और इसके लिए उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। 1815 के बाद जो सरकारें बनी वो ज्यादातर निरंकुश थीं, ऑटोक्रेटिक। वो किसी भी तरह की आलोचना या असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप का हंटर चला दिया। अखबारों, किताबों, नाटकों, गानों, हर जगह ताला लगा दिया ताकि आज़ादी और बराबरी जैसे खतरनाक ख्याल लोगों तक पहुंच ही न पाएं। हमारे स्रोत में द क्लब ऑफ थिंकर्स नाम का एक कार्टून है जो शायद इसी माहौल पर एक तंज है। जी, उसमें कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं पर सबके मुंह पे पट्टी बंधी है और बोर्ड पर लिखा है कि आज की मीटिंग का सबसे जरूरी सवाल है, हमें कब तक सोचने की अनुमति दी जाएगी। वो कार्टून उस घुटन भरे माहौल को एकदम सही तरीके से दिखाता है। आप सोच तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा या बोला तो आप जेल में होंगे। हाँ, लेकिन आप विचारों को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादें उदारवादी राष्ट्रवादियों को अंदर ही अंदर प्रेरणा देती रहीं। और जब आप विचारों को खुलेआम नहीं व्यक्त कर सकते तो वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। मेरा मतलब है सीक्रेट सोसाइटीज, यानी गुप्त संगठन। एग्जैक्टली। 1815 के बाद इसी डर और दमन की वजह से पूरे यूरोप में गुप्त संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उगने लगे। इनका मकसद क्या था? इनका एक ही मकसद था, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाना, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना और राजशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहना। तो उस समय एक क्रांतिकारी होने का मतलब ही था वियना कांग्रेस द्वारा बनाए गए कंजर्वेटिव ऑर्डर को चुनौती देना। बिल्कुल। और जब भी हम उस दौर के क्रांतिकारियों की बात करते हैं, एक नाम सबसे पहले आता है, जिज़ेप्पे मज़ीनी। हाँ, माज़ीनी उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे। अच्छा। उनका जन्म 1807 में जुनोवा में हुआ था। वो जवानी में ही कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे और सिर्फ 24 साल की उम्र में। सिर्फ 24 साल की उम्र में? हाँ, सिर्फ 24 साल की उम्र में लुकुरिया में एक क्रांति की कोशिश करने के जुर्म में उन्हें देश से निकाल दिया गया। लेकिन देश निकाला उन्हें रोक नहीं पाया। बिल्कुल नहीं। यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। निर्वासन में रहते हुए उन्होंने 2 और गुप्त संगठन बनाए। 2 और? जी, पहला मार्सेल में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इन संगठनों के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के वो नौजवान थे जिनकी सोच माज़ीनी जैसी थी। वो युवाओं की ताकत में विश्वास करते थे। हाँ। माज़ीनी का असल विजन क्या था? वो आखिर चाहते क्या थे? माज़ीनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स बनाया है। मतलब देश भगवान की बनाई हुई इकाइयां हैं, राजाओं की जागीर नहीं। एकदम सही। इसलिए उनका मानना था कि इटली, जो उस समय छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों का एक पैचवर्क था, वैसा नहीं रह सकता। उसे एक होना होगा। उसे एक होकर एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना ही होगा और यही एकीकरण इटली की आज़ादी का आधार बन सकता था। उनके विचारों का असर इतना ज्यादा था कि मेटरनिच, जो उस कंजर्वेटिव ऑर्डर के सबसे बड़े रखवाले थे, उन्होंने माज़ीनी को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। जी। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी जो देश से बाहर बैठकर बस लिख रहा है, वो ऑस्ट्रियन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली चांसलर के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया था? क्योंकि माज़ीनी का विचार एक वायरस की तरह था जो पूरे यूरोप में फैल सकता था। अच्छा। मेटरनिच और दूसरे राजा राज करते थे क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें यह हक भगवान से मिला है। माज़ीनी कह रहे थे कि नहीं, एक देश लोगों से बनता है, उनकी भाषा, उनके कल्चर से बनता है। उनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का सपना राजशाही के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। बिल्कुल। वो सिर्फ एक देश को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, वो पूरे कंजर्वेटिव ऑर्डर की नींव को हिला रहे थे। इसीलिए मेटरनिच उनसे इतना डरते थे। तो आज हमने यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी के शुरुआती सबसे तूफानी दौर को समझा। जी। ये कोई एक दिन में या एक लड़ाई से पैदा हुई चीज नहीं थी।
इसकी जड़ें समाज में हो रहे बड़े बदलावों में थीं। जी। एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था जो राजनीतिक और आर्थिक आजादी मांग रहा था। और जब नेपोलियन की हार के बाद पुरानी ताकतों ने यानी रूढ़िवादी राजशाहियों ने इन नए विचारों को कुचलने की कोशिश की तो प्रतिक्रिया और भी ज्यादा मजबूत हुई। मैचूनी जैसे क्रांतिकारियों ने उसी दमन के अंधेरे में एक एकीकृत और आजाद राष्ट्र का सपना देखा और उसके लिए संघर्ष की मशाल जलाई। और ये टकराव कंजर्वेटिज्म और रेवोल्यूशन के बीच ही 19वीं सदी के यूरोप की कहानी को आगे लेकर जाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बात मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है, मजीनी का ये अटूट विश्वास कि राष्ट्र ईश्वर की बनाई हुई एक प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। राष्ट्रवाद का ये शक्तिशाली विचार, क्या ये सच में कोई प्राकृतिक या दैवीय चीज है जैसा मजीनी मानते थे, या फिर ये एक इंसानी आविष्कार है, एक कहानी जिसे समय के साथ राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गढ़ा गया है?